आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। एक जानकारी मंकी पॉक्स पर। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होती है। मंकी पॉक्स वायरस पॉक्सविरिडे परिवार में ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। मंकी पॉक्स के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, ठंड लगना और थकावट शामिल है। बुखार आने के 1 से 3 दिनों के भीतर रोगी को दाने हो जाते हैं जो अक्सर चेहरे पर शुरू होकर शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। मंकी पॉक्स की खोज पहली बार 1958 में हुई थी, जब शोध के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसी बीमारी के 2 प्रकोप हुए थे, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। मंकी पॉक्स का पहला मानव मामला 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दर्ज किया गया है। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मंकी पॉक्स से बचने के उपाय बताए हैं। जानवरों के संपर्क से बचना चाहिए। उन जानवरों के संपर्क से बचें जो वायरस को शरण दे सकते हैं। इसका मतलब है आपको उन जानवरों और लोगों के संपर्क में आने से बचना है जो बीमार हैं या जो उन क्षेत्रों में मृत पाए गए हैं जहां मंकी पॉक्स होता है। बीमार जानवर या इंसान की चीजों से दूरी बनानी चाहिए। ये वायरस संक्रमित के और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों के जरिए भी फैलता है। इसीलिए आपको किसी बीमार जानवर के संपर्क में आने वाली किसी भी सामग्री जैसे बिस्तर के संपर्क में आने से बचना चाहिए। संक्रमित रोगियों को अन्य लोगों से अलग रखना चाहिए जिससे संक्रमण का खतरा ना हो। ध्यान रखें कि ये वायरस संक्रमित इंसान और जानवर से तुरंत फैलता है, इसलिए अगर आपके आसपास कोई इससे संक्रमित है तो उसको अन्य लोगों से अलग रखने की कोशिश करें। संक्रमित जानवरों या मनुष्यों के संपर्क में आने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं। उदाहरण के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना बेहतर है। मरीजों की देखभाल करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करें और कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व एल्जाइमर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एल्जाइमर्स एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो आपकी रोजाना की दिनचर्या को काफी प्रभावित करती है। इस बारे में हमने बात की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव से। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। एंड व्हाई शुड वी नो कि ये डिमेंशिया क्या है, इसको मनाया क्यों जाता है? क्योंकि हमारा एक डेफिनेटिव सबके दिमाग में एक भय होती है कि क्या हम भूलने लगे, क्या हम हमारे यादें भूल जाएं, हम नहीं रहें, क्या होगा ये बुजुर्ग लोगों में हम देखते हैं कि ये कहते लोग कि डिमेंशिया हो जाती है, डिमेंटेड है, इनको कुछ याद नहीं रहते, वो एक डिपेंडेंट हो जाते हैं हमारे अपने सारे दिनचर्या के लिए। क्या हम भी ऐसे बन जाएं? वी डोंट वांट टू डू दैट। सो टू अंडरस्टैंड कि ये डिसीज़ क्या है, क्या हो सकता है, क्या लक्षण है और इनमें कैसे इनको पहचान सकते हैं, इनको कैसे उपचार हो सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये जानकारी देने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है यानी ये दुनिया भर में मनाया जाता है। इसी तरह भारत देश में भी इसके बारे में जानकारी देने के लिए कई माध्यम से आप तक ये चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन, दिस काइंड ऑफ अपडेट ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड अबाउट द साइंस रिगार्डिंग डिमेंशिया, खास तौर पे अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिमेंशियाज में सबसे कॉमन डिसीज़ होती है, सबसे आम वो जो what you call as the reason या cause for dementia is Alzheimer's dementia. So what is the basic difference between the two, dementia and Alzheimer's? So जो Alzheimer's disease या Alzheimer's dementia is a variety of dementia.
तो डिमेंशिया की मतलब नहीं है कि दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर आदमी जो भूलते हैं या भूलने लगते हैं, ये नहीं कि उनको डिमेंशिया हो गया। सो दैट इज़ एक मिथ है, एक गलतफहमी है कि अगर हम कुछ भूलने लगे तो हमको डिमेंशिया हो गया। नहीं, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ कि हर डिमेंशिया अल्जाइमर्स नहीं है, तो कहीं वेराइटीज़ होते, उसमें ट्रीटेबल होते, जो अच्छी तरह उपचार हो जाएगा और बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ होते हैं जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ होता है हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, वो डिजनरेशन से हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसकी बढ़ता है, तो उन वेराइटीज़ में सबसे कॉमन वेराइटी है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। सो देयरफॉर हर भूलना डिमेंशिया नहीं है, हर डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिसीज नहीं है। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है विश्व हृदय दिवस, जो दिल संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये दिन जीवन शैली में बदलाव और सक्रिय स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से स्वस्थ दिल को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन के अनुसार 2024 से 2026 में वे हृदय का उपयोग करें विषय के अंतर्गत अभियान चलाएंगे। आइए सुनते हैं इस विषय पर एक विशेष भेंटवार्ता डॉक्टर विजय गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड CTVS राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पूर्व प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी डॉक्टर RML अस्पताल नई दिल्ली से बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। हृदय रोग विश्व स्तर पर मृत्यु का सबसे आम कारण है। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके प्रभाव को नकारने के लिए उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, इस विषय पर ध्यान देना है। हम सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं वर्ल्ड हार्ट डे की और स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विजय गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। नमस्कार। विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे, तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे या विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका बेसिकली उद्देश्य तो यही है कि आम इंसान को या आम पब्लिक को जागरूक करना हृदय की बीमारी के बारे में, जिससे इसकी बीमारी से जो मृत्यु है उसका दर थोड़ा कम हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं, हृदय रोग एक इम्पॉर्टेंट कॉज है मोर्टेलिटी का, मृत्यु का। करीब 15 से 20 लाख लोग इस बीमारी से मरते हैं। करीब 50 करोड़ लोग पूरे विश्व में हृदय रोग से बीमार हैं और आधी से ज्यादा जो इसकी मृत्यु का रेट है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। जो मेन कॉज है इसके अलग हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए बनाया जाता है कि आपको इससे जागरूक किया जाए। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 से 20 लाख लोग इससे जो है हर साल मरते हैं और ये जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, जो हार्ट डिजीज है वो बेसिकली कुछ कारणों से है। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज इटसेल्फ बहुत तेजी से हिंदुस्तान में फैल रहा है। हाइपरटेंशन है, करीब 30% पब्लिक पूरे इंडिया में हाइपरटेंशन से ग्रसित है। इसके अलावा मोटापा, लोग बाग एक्सरसाइज नहीं करते, लोग बाग अपना वेट का ध्यान नहीं रखते, और स्मोकिंग, टेंशन, जंक फूड और पॉल्यूशन, ये सब कारण है जिसकी वजह से हृदय रोग बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है। जी, ये और बताइए कि अपने हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो क्या रूटीन हमारा लिसनर फॉलो करे और क्या डाइट ले, ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना। देखिए, हार्ट की बीमारियां जैसे मैंने कहा 50% प्रिवेंटेबल है। अगर आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें, स्मोकिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको बंद करना बहुत जरूरी है, और मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट लिफ्टिंग इतना फायदा नहीं करता, जबकि मॉर्निंग वॉक जो भी एरोबिक एक्सरसाइज हैं अगर आप उनको करेंगे तो आपका वेट भी कम रहेगा और हार्ट पे भी फायदा होगा। इसके अलावा अगर मोटापा है तो फैट बंद कर दीजिए। अगर डायबिटीज है तो उसको अपना शुगर का कंट्रोल बहुत जरूरी है, और जंक फूड बहुत अधिक कॉमन हो गया है तो उसको भी रोकना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका शुगर का लेवल कम रहे। इन्हीं सब चीजों से आप हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। योगा करना भी एक जरूरी है, दिमाग को शांत रखना, कंप्यूटर का, टीवी का देखना बहुत अधिक भी ठीक नहीं है। इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप हार्ट प्रॉब्लम कम होगी। जी, और चेकअप कब कराना चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो सिम्टम नहीं देती।
जिसमें आपको मालूम नहीं चलता, बहुत आखिर में आगे मालूम चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर है। तो 40-45 साल में आपको डेफिनेटली आपको अपना ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, एक ईसीजी करा के देख लेना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज है तो आपको जल्दी, हमने आजकल देखा है कि बहुत यंग एज में इंडिया में हार्ट डिजीज आ रही है। आदमी 30-35 साल के पेशेंट्स का हमको स्टेंट डालना पड़ जाता है या बाईपास करना पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आपके फैमिली में कुछ हार्ट प्रॉब्लम है या आपको एंजाइना हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करिए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा, हमने देखा है कि लोग बाग इधर उधर से ओपिनियन लेते रहते, उससे अच्छा है आप डॉक्टर के पास जाइए। अपना ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो दवाई देता है। और दूसरी बात ये कि लोग बाग कुछ दिन दवाई खाते हैं फिर बंद कर देते, फिर अचानक ब्लड प्रेशर फिर शूट अप होता है। कोई आपको सिम्टम नहीं आता, दवाई अगर शुरू कर दी है तो बीपी देखना बहुत जरूरी है कि वो सेटल है या बढ़ गया है या कम हो गया है। हर साल तो आपको पूरा चेकअप करना चाहिए, मतलब हर महीने आपको बीपी दिखवाना चाहिए। और दवाई अचानक नहीं बंद करनी चाहिए, दवाई बंद करना ही सबसे खतरनाक होता है। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज रहेगा आकाशवाणी के माध्यम से उन सभी श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं? देखिए, अगर आप अपना ध्यान रखें, एक मैं और राय देना चाहता हूं कि एक सीपीआर चीज होती है कि आपको किसी को घर में या आस पड़ोस में किसी को अरेस्ट हो जाता है तो एक आम आदमी को भी मसाज करना आना चाहिए। हार्ट का मसाज कर ले तो हार्ट रिकवर हो जाता है। हार्ट एक बार रिकवर हो जाए और आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो बचने के पूरे चांस होते हैं। परंतु अगर आपको हार्ट अटैक हुआ घर में और आप हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए और आपके आस पड़ोस में किसी को कुछ आता ही नहीं कुछ बचाने के लिए, तो विदेशों में देखा गया है कि नॉर्मल पब्लिक को भी सीपीआर करना आता है। तो हम लोगों को भी इस प्रक्रिया को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और किसी भी तरीके से हार्ट के पेशेंट को हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाना चाहिए। और मेरी राय यही है कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, अपना तो अपना, अपने हार्ट का ध्यान रखिए, तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। ये आपने जो बाद में बताया सीपीआर, तो इसको कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से इसकी प्रशिक्षण हमारा श्रोता ले? ये ज्यादातर हॉस्पिटल्स में पब्लिक के लिए भी सीपीआर ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम्स हैं। बाकी नेट पे आजकल इतना अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, किसी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और इसको सीखना मेरे ख्याल से काफी मोर्टेलिटी को, जो कई बारी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, मर जाते हैं, उनको बचाया जा सकता है। और आप जितना मर्जी वीक हार्ट आप हॉस्पिटल एक बार टाइम पे पहुंच जाए तो उसको बचाया जा सकता है। वर्ल्ड हार्ट डे पर हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी डॉक्टर विजय गुप्ता से, और बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। अभी आप विश्व हृदय दिवस पर विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। डॉक्टर विजय गुप्ता, पूर्व प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी, डॉक्टर RML अस्पताल नई दिल्ली, और प्रोफेसर एंड हेड CTVS राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से बात कर रही थी शालिनी मित्तल। श्रोताओं, हम आपको बता रहे हैं दिल के बारे में कुछ मजेदार तथ्य। औसत हृदय एक मुट्ठी के आकार का होता है। आपका दिल हर दिन लगभग 1,15,000 बार धड़कता है। आपका हृदय प्रतिदिन लगभग 2,000 गैलन रक्त पंप करता है। दिल शरीर से अलग हो जाने पर भी धड़कता रह सकता है। परी मक्खी, जो एक तरह की ततैया होती है, उसका दिल किसी भी जीवित प्राणी में सबसे छोटा माना जाता है। आपके दिल की धड़कन की आवाज दिल के वॉल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। टूटा हुआ दिल होना संभव है। इसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है और इसका लक्षण दिल के दौरे के समान हो सकता है। अंतर यह है कि दिल का दौरा हृदय रोग से होता है और टूटा हुआ हृदय सिंड्रोम भावात्मक या शारीरिक तनाव की घटना से तनाव हार्मोन की भीड़ के कारण होता है। यदि आप अपनी रक्त वाहिका प्रणाली को फैलाते हैं तो ये 60,000 मील से अधिक तक फैल जाएगी। हंसना आपके लिए अच्छा है। ये तनाव को कम करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस, जिसका उद्देश्य रेबीज उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2024 की विश्व रेबीज दिवस की थीम है रेबीज सीमाओं को तोड़ना, जो इस घातक बीमारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में बाधा डालने वाली सीमाओं को पार करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। जानवरों के काटने पर उपचार। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं डायरेक्टर एवं प्रोफेसर सामुदायिक चिकित्सा विभाग सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर जुगल किशोर। आपसे बात कर रही हैं नीलू सूरी।
जब किसी इंसान को जानवर काटता है तो कहीं न कहीं शारीरिक घाव के साथ मानसिक घाव भी दे जाता है। शारीरिक घाव तो भर ही जाते हैं, लेकिन मानसिक घाव भरने में समय लग जाता है, और वो मानसिक घाव होते हैं डर और शंका के घाव। आज हम बात करेंगे कि भयानक बीमारी क्या हो सकती है अगर कोई जानवर इंसान को काट जाए। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानवरों की बात करें तो अगर सिटी में जैसे दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो आपके अनुभव से कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके काटने से हमें सचेत रहना चाहिए? जो एनिमल बाइट है, या कहना चाहिए जानवरों के काटने में सबसे कॉमन जो बाइट है वो हमारा डॉग बाइट है, या कुत्ते के काटने का बाइट सबसे ज्यादा है। कुत्ता और बिल्ली दोनों मिला लें तो 97% बाइट होते हैं। बाकी जो 2% होते हैं उसमें हमारे वाइल्ड एनिमल आते हैं, या फिर आप जंगल में गए तो वहां पर कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके संपर्क में आए और उन्होंने काटा। जो हमारे घरों के अंदर होते हैं उसमें जैसे कि चूहा है, या बर्ड्स हैं, या फिर हम स्क्वेरल्स होते हैं, इन पे भी काफी रहता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में बहुत तेजी से इसको नियंत्रण में करने के लिए जो गवर्नमेंट के और अदरवाइज बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, और एक जो नेशनल प्रोग्राम है रेबीज का वो चल रहा है, उसमें सभी को टीका लगता है। उसके हिसाब से हम कहेंगे कि काफी नियंत्रण में। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक चीज का जिक्र किया कि रेबीज हो सकता है और उससे अक्सर देखा गया कि मौत भी हो जाती है। तो कैसे ये पहचाने कि ये जो है हमारे लिए एक भयानक स्थिति बन सकती है आने वाले समय में, और क्या हम सचेत हो जाए कि नहीं अब तो डॉक्टर के पास आना जरूरी है? पहले मैं अगर प्राथमिक उपचार की बात करूँ, फर्स्ट एड की बात, खून निकल रहा है तो कैसे करें, और छोटी चोट के लिए क्या किया? इसमें WHO ने बड़ा क्लियरली क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि अगर कोई भी जानवर जो वाइल्ड है उसके आप संपर्क में आते हैं तो वो एक तरह का खतरा बन जाता है आपका। उसने आपको लीक किया, या हमारे जो सड़कों पे कुत्ते होते हैं अगर उसने कोई लीकिंग या स्क्रैच किया या बाइट किया तो उनका कैटेगरी किया है। इंटैक्ट जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन है उस पर रेबीज के वायरस अगर लगे तो वो अंदर नहीं घुसते, उसके लिए स्क्रैच होना चाहिए, बाइट होना चाहिए। तो अगर वो सिर्फ लीक करता है तो हम कैटेगरी 1 कहते हैं। उस केस में भी हम उसका इलाज करेंगे। इलाज में ये आता है कि उसको अच्छे से धोना है ना, तो ये सबसे पहला काम है। और जो तीनों कैटेगरी है, 3 कैटेगरी इसमें डिवाइड की है, तो कैटेगरी 1 के अंदर भी उसको पानी से और साबुन से उस जगह को बहुत अच्छे से धोना है। उसके बाद में कुछ नहीं करना है अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है। अगर स्किन के अंदर जैसे आपके मुंह के अंदर या आंख के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अगर वहां पर उसका लीक हो जाता है तो डेफिनेटली वो कैटेगरी 2 हो जाता है। या कोई स्क्रैच हुआ है, सिंपल स्क्रैच हुआ है, तब भी वो कैटेगरी 2 हो जाता है। कैटेगरी 3 में वो आते हैं जिसमें खून निकलना शुरू हो जाए, या फिर वो बहुत ज्यादा डीप काट ले, उसको हम कैटेगरी 3 में डालते हैं। कैटेगरी 3 में वो भी लोग आते हैं जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे कि जिसको एड्स है या कोई बहुत दिनों से कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं चल रही हैं, तो कैटेगरी 2 वाले लोग भी उसके कैटेगरी 3 में बन जाते हैं, क्योंकि उसमें खतरा हमेशा बना रहता है। तो कैटेगरी 3 का जो इलाज है वो डिफरेंट है, कैटेगरी 1 का अलग है और कैटेगरी 2 का अलग है। डॉक्टर साहब, अगर इंजेक्शंस की बात करें, आपने कहा इलाज सबके अलग है, अगर खरोंच लगी है तो क्या उसमें इंजेक्शंस लगेंगे? या ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें जो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 1 का बताया कि आपको सिंपल वॉश करना है, पानी और साबुन से वॉश करना है। कैटेगरी 2 और 3 के अंदर भी आपको सबसे पहला जो काम करना है, घर पे ही काम करना है, कि सभी लोगों को जब भी इस तरह का कोई बाइट हो तो आपको पानी और साबुन से उसको 15 मिनट तक धोना है। उसके बाद में फिर उसके ऊपर हम बीटाडीन या अल्कोहल लगाते हैं, या आप वोकाडीन है या आयोडीन का कोई वो एंटीसेप्टिक होता है जो एंटीवायरल भी होता है, उससे वायरस मर जाते हैं। और ये भी है कि अगर वो वुंड काफी बड़ा है तो हम कभी भी उसको क्लोज नहीं करते। तो ये उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। कैटेगरी 2 में और 3 में कोशिश करते हैं कि कैटेगरी 2 में हम रिग जो देते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देते हैं। जितने भी हमारे वुंड्स होंगे उनमें हम रिग जरूर देंगे। उस रिग का मतलब है कि इम्यूनोग्लोबुलिन को हमें इनफिल्ट्रेट करना है, उसको वुंड के चारों तरफ डालना है। और अगर वो कम तादाद में हो और वुंड बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसको डाइल्यूट करके भी हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सीरम की बात आपने कही, तो डॉक्टर साहब सीरम कितने समय में लग जाना चाहिए? इसके साथ एक प्रश्न मेरे और दिमाग में चल रहा है, डॉक्टर साहब टीटी कई लोग नहीं भी लगवाते और कई बार लगवाते, तो कितना जरूरी है टीटी का लगवाना? ये 2 प्रश्न है, हम दोनों अलग अलग ले लेते हैं। इसमें क्या है कि रिग को हम कितना पहले लगाएं, जितना जल्दी हो सके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं। फॉर्चुनेटली कई तरह की एंटीबॉडीज हैं, उसमें मोनोक्लोनल
एंटीबॉडीज भी अब WHO ने अप्रूव कर दी है। जो गवर्नमेंट अप्रूव करता है वो हमारा ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है या फिर इक्विन जो कि हमारा हार्ट से बनता है। टेटनस का ऐसा है कि जब कभी भी कोई भी इंजरी होती है वहां पर हमारे चांसेस होते हैं कि टेटनस हो जाए। अगर वो वाइल्ड है या आपके वहां पर कोई रेत लग गया, मट्टी लग गई या कोई भी गंदी चीज लग गई तो आपको टेटनस के स्पोर वहां पर लग सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी टेटनस के इंजेक्शन हर 5 साल बाद लगते रहते हैं तो आपको ज्यादा चिंता की बात नहीं है, एक सिर्फ बूस्टर देने की जरूरत पड़ती है। और अगर पिछले आपके 3 साल के अंदर आपको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है तो आपको वॉश करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्क्रैच होता है, माइल्ड आपको इंजरी होती है। जब तक कि वो ज्यादा इंजरी ना हो जिसमें कि मसल्स निकल आती हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उस केस में आप बूस्टर लगा दें। और बूस्टर लगाने के बाद में फिर आप 5 साल के लिए फ्री हो जाते हैं। 5 साल के लिए आपको टेटनस टीटी नहीं देनी जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, अगर पालतू जानवरों की बात करें और वो वैक्सीनेटेड है और अगर वो काट लेता है किसी को तो क्या एंटी रेबीज वैक्सीन या सीरम की जरूरत है? मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि एनिमल बाइट में ये जो हमारा एक तो बर्ड का, स्क्वेरल का और रैट, इसमें अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि उससे रेबीज हुआ है। इसलिए रेबीज इस कंडीशन में आपको नहीं लगवाना है और आपको सिर्फ वॉश करना है और कुछ नहीं करना है। एंटीसेप्टिक कोई सोल्यूशन लगाइए, बस खत्म। अगर जब तक कि रैट वाइल्ड ना हो। डॉक्टर साहब, कई बार ब्लीड बहुत ज्यादा कर जाता है, प्राथमिक उपचार क्या रहेगा? उस पे ब्लीडिंग कहीं से भी होती है तो हम जैसे फर्स्ट एड होता है, हम उसको प्रेशर पॉइंट होते हैं, हम प्रेशर पॉइंट से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसको वॉश करके और वो फिर कोशिश करेंगे कि ओपन सुचर बोलते हैं कि उसमें हम उसको बिल्कुल बंद नहीं करते बल्कि ब्लीडिंग्स को रोक के और फिर एक ओपन सुचर लगा देते हैं। क्योंकि रेबीज के अंदर हमें कभी भी मसल्स को या फिर स्किन को बिल्कुल टाइटली बाइंड नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह की बैंडेज, किसी भी तरह की पट्टियां उसमें अलाउड नहीं होती। उसको जितना ओपन रखा जाए उतना अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये तो हुई पालतू जानवरों की बात। अक्सर देखा गया जो गली के कुत्ते अगर काट लेते हैं या कोई बिल्ली काट लेती है और उनके मुंह से भी पानी आ रहा होता है और कुछ इस तरह से उसकी हालत ऐसी होती है सीरियस, जैसे थोड़े दिन बाद वो मर भी जाता है, ऐसे केस में कितना सतर्क रहना चाहिए? एक तो ये कि अगर कोई भी कुत्ता इस तरह से या कोई बिल्ली या कोई भी जानवर इस तरह से बिहेव करता है कि वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, वो घबराया हुआ है, कोशिश करता, अनप्रोवोक्ड बाइट करने की कोशिश करता है, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये डेंजर है और उससे तो डेफिनेटली अवॉइड करना है हमें। अगर वो काट लेता है तो हम मान के चलते हैं कि रेबीज होगा, तो इसलिए हमें पोस्ट रेबीज वैक्सीनेशन जैसे बताया कैटेगरी 1, 2, 3 लगाना ही लगाना है। लेकिन जो घर के कुत्ते काटते हैं उसमें अगर उसने वैक्सीन लगवाया हुआ है तो ये देखा गया कि वैक्सीन लगे हुए कुत्तों के अंदर भी जो हमारे पालतू होते हैं उसमें भी चांसेस होते हैं हमारे कि उसको रेबीज हो सकता है, इसलिए हमारे को वैक्सीन लगवाना होता है। ये जरूर करना चाहिए कि उस कुत्ते को हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे घर में है या आसपास में तो हमें पता है, तो हम देखते हैं कि जिसमें भी कभी सिम्टम शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि राल गिल रही है या फिर वो पागल सा घूम रहा है, तो ये देखा गया कि विद इन 8 डेज दिस टाइप ऑफ डॉग, इस तरह के कुत्ते या बिल्ली मर जाते हैं। तो अगर हम उन्हें 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, 10 दिन तक अगर वो जीवित रहता है तो हमारे को चिंता की जरूरत नहीं है। जो हम वैक्सीन शुरू किया है उसको हम प्री एक्सपोजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें क्या है कि पोस्ट एक्सपोजर में हमारे को इंट्रामस्कुलर 5 इंजेक्शन देने होते हैं। एक 0 डोज जो कि जिस दिन भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो 0 हो जाती है, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28वें दिन। ये इंट्रामस्कुलर है, लेकिन पूरे इंडिया में अब गवर्नमेंट इंट्राडर्मल दे रही है। इंट्राडर्मल में डोज कम लगती है और आपको सुरक्षा अच्छी मिलती है, तो उसी डोज में काफी लोगों को कवर कर सकते हैं। तो इसमें इंट्राडर्मल हम फर्स्ट डे देते हैं, 3rd डे देते हैं, 7th डे देते हैं। डॉक्टर साहब, खाने के लिए अक्सर बोला गया है कि अगर जब ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो कुछ मांस जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना, इसमें कितनी सच्चाई और कितना जरूरी है? आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमें खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिल्कुल संतुलित आहार लीजिए, कोई स्पेशल चीज नहीं लीजिए। लेकिन जो मना है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, अल्कोहल ना ले, बहुत किसी भी चीज का आपका ड्रग का सेवन कर रहे हैं वो ना ले। ये भी देखा गया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर ले रहे हैं तो उसको उस वक्त ना लें। तो जो चीजें हमारे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को कम करेंगी हमें चाहिए कि नहीं करें, और संतुलित आहार ही लेना होता है। इसमें कोई स्पेशल आपको न्यूट्रिशन खाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे मन में, जहन में एक बार बार प्रश्न आ रहा है कि कहाँ हम सतर्क रहें कि कुत्ता या बिल्ली या जानवर हमें काटे ही ना? क्या हम कभी कभी गलत हो जाते हैं? बिल्कुल, जैसे पेड़ होता है उसकी तरह आप खड़े हो जाएं, बिल्कुल मूव ना करें। अगर आप कुत्ते की वजह से या बिल्ली की वजह से गिर गए तो भी ये रहे कि आप उठने की कोशिश ना करें, आप बिल्कुल गिरे रहें। आप ये ध्यान रखें कि कभी भी कुत्ता या बिल्ली जब वो सो रहा हो या खा रहा हो, आप बिल्कुल उसको ना टच करें। ये बहुत ही खतरनाक होता है कि
उसी वक्त में ज्यादा अपने आप को इरिटेट समझता है और वो अटैक करता है। जो हमारे अपने पालतू कुत्ते भी हैं, उसमें भी छोटे बच्चे हैं, उनको बिल्कुल अनसुपरवाइज ना छोड़ें। कोशिश ना करें कि उस पर ज्यादा आप प्यार उमड़े, बिकॉज वो जानवर है। जानवर डेफिनेटली वो हमसे भी डरता है, उसी डर में ही वो अपने आप को कोशिश करता है कि बचाने की वजह से वो काट लेता है। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जानवरों के काटने पर उपचार। अभी आप डॉक्टर जुगल किशोर, डायरेक्टर एवं प्रोफेसर सामुदायिक चिकित्सा विभाग, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी नीलू सूरी। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।